तो बेटा सोशल साइंस कॉमन टॉपिक सीरीज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स का, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, का टॉपिक जिसका नाम क्या रहने वाला है, इंडियन पार्लियामेंट। ये वाला टॉपिक आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक विदाउट स्किपिंग देखते हो तो मैं एनिमेशन के साथ आपको इतनी बढ़िया से समझा दूंगा ना, लाइफ टाइम आपको ये टॉपिक भूलेगा नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक को करते हैं शुरू। तो हमारे टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को बेसिकली ना लेजिस्लेचर का पार्ट बोला गया है। हाँ, अब ये नया वर्ड आ गया लेजिस्लेचर। अब ये भाई लेजिस्लेचर का क्या सीन है, लेजिस्लेचर होता क्या है, थोड़ा सा ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट है ना, उसकी 3 पार्ट्स है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के 3 बॉडी पार्ट है, ऐसे समझ लो। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, उसके बाद दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट पार्ट इज द जुडिशरी। जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर एक पार्ट भी मिसिंग है तो काम खराब हो जाएगा। वैसे ही इंडिया की गवर्नमेंट में अगर इन तीनों में से एक भी पार्ट मिसिंग है तो वो डेमोक्रेसी नहीं बोली जाएगी, वो काम गलत हो जाएगा। गलत मतलब डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ऐसा मैंने क्यों बोला है मैं अभी समझाता हूँ। जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इंडिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो लेजिस्लेचर में बनते हैं। इसको बोला जाता है लॉ मेकिंग बॉडी। यहाँ पर जितने भी मंत्री हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा पार्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन करता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू। यहाँ पर जितने भी मंत्री बैठे होते हैं वो बने बनाए, जो लेजिस्लेचर ने रूल बना दिया उस बने हुए लॉ को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज ए जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, अगर किसी ने कोई रूल तोड़े हैं या लॉ तोड़े हैं उसको सजा देती है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जजेस बैठते हैं। तो हम डिस्कस किसको करने जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट को। इस वीडियो में हम सारा का सारा लेजिस्लेटिव के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में कैसे बनते हैं और इंडिया की पार्लियामेंट में कैसे काम चलता है, वो सारा का सारा मैं आपको एनिमेशन के साथ समझाऊंगा। आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। चलो, इंडिया के 3 बॉडी पार्ट हमने देखे हैं। एक रूल बनाता है, एक पार्ट रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करता है, लागू करता है, एंड जुडिशरी लास्ट पार्ट जो है सजा देता है। बेसिक समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं अब पार्लियामेंट के बारे में। अब समझ आ गया, पार्लियामेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। रूल्स एंड रेगुलेशन बनने में इंडिया की पार्लियामेंट सबसे अहम योगदान देती है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाँ भी उस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे या बेसिक इंफॉर्मेशन बोल दो। तो सबसे पहले पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ भी पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं जो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। जो इंडिया की पार्लियामेंट है ना, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलके बनती है। पहली प्रेसिडेंट, उसके बाद आती है लोकसभा, एंड लास्ट वन इज है राज्यसभा। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आई, ये तीनों की मेजोरिटी, तीनों की सहमति होनी चाहिए तब भी कोई रूल बनता है इंडिया में। वो रूल कैसे बनता है मैं आगे आपको सारा बताऊंगा। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा, जो पार्लियामेंट है, पी से पार्लियामेंट, पी से प्रेसिडेंट, ऐसे याद रखो, प्रेसिडेंट होएगा। उसके बाद उसके साथ होती है लोकसभा, एंड लास्ट वन इज राज्यसभा। ये तो थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। अब लॉ तभी बनेगा ये तीनों बंदे बैठे होंगे। लोकसभा रूल्स के लिए यस करती है, राज्यसभा रूल्स के लिए यस करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर वो रूल बनेगा। ऐसे नहीं है कि इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो रूल कभी नहीं बन सकता। आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पार्लियामेंट की अच्छी तरह समझ आ गई। तब पार्लियामेंट के कंसेप्ट में बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ना मैं आपको एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करवा देता हूँ। ये जो टर्म है ना आपके पार्लियामेंट में काफी यूज होती है। यूज होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो टर्म कौन सी है, बिल। बिल वो सांप वाली बिल नहीं है, कोई और बिल है, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा जो। और ये भी देखेंगे कि जो बिल होता है और जो रूल बनता है कोई भी पार्लियामेंट में, रूल और बिल का आपस में कोई रिलेशनशिप होता है। तो इस टर्म को समझने के लिए ना हम ना दोबारा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं पार्लियामेंट की, जिसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी बैठती है और राज्यसभा भी बैठती है। बेसिकली जो बिल है ना एक रिटन एप्लीकेशन है। जैसे आप अपनी कोई भी डिमांड होती है, कोई भी आप रूल चेंज करना चाहते हो, जैसे जैसे आप बाहर पढ़ने जाते हो, आपको पॉकेट मनी 10 रुपीज मिल रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को एप्लीकेशन लिखोगे, हाँ भाई हमें ना चेंज चाहिए, रूल में
हमें चेंज चाहिए, हमें ना 20 रुपीज़ चाहिए मंथली। तो कुछ ऐसी ही डिमांड होती है जो लोकसभा में भी पेश हो सकती है और राज्यसभा में भी पेश हो सकती है। आपको अच्छी तरह प्रोसीजर समझाता हूँ कैसे वो पेश की जाती है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है, बिल एक डिमांड होती है कोई भी रूल्स रेगुलेशन इंडिया में लागू करने के लिए। वो लोकसभा में अगर पेश होएगी, अगर लोकसभा में बैठे हुए मंत्री उसको पास कर देते हैं, मतलब हाँ भी यस होगी, तो फिर वो राज्यसभा में भेजी जाती है अगली कार्रवाई के लिए। अगर राज्यसभा ने भी वो पास कर दी, फिर जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तब वो बिल के ऊपर साइन कर देता है, अपनी अप्रूवल दे देता है, तो वो बिल क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। बिल एक गर्लफ्रेंड की तरह होता है जो अभी तक वाइफ नहीं होता। जब तक पेरेंट्स की आपको मंजूरी नहीं मिलती तब तक हमारी गर्लफ्रेंड जो वाइफ नहीं बनती। तो पेरेंट्स की अप्रूवल के बाद, पी से पेरेंट्स, पी से प्रेजेंट, प्रेजेंट की अप्रूवल के बाद जब गर्लफ्रेंड को अप्रूवल मिल जाती है वो हमारी वाइफ बन जाती है। वैसे ही बिल की अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल रूल में कन्वर्ट हो जाता है जो सभी इंडियंस को मानना पड़ता है। अगर बिल राज्यसभा में पेश हुआ है तो राज्यसभा में पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद, लोकसभा में अगर पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है तो वो क्या होता है, बिल लॉ बन जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक आपने फैक्ट याद रखना है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पेश हुआ, फिर पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया वो बिल, फिर अगर दोबारा से वही बिल लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पास होता है तो प्रेसिडेंट को दूसरी बार साइन करने ही पड़ेंगे। ये रूल है। ऐसा क्यों होता है, बस आपने ये याद रखना है, ये इंडिया का रूल है। अगर बिल दूसरी बार प्रेसिडेंट के पास चला गया तो प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते हैं। आई होप ये बिल वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे हम जितनी भी डिटेल डिस्कस करेंगे ना, जैसे जैसे कुछ टर्म्स आती रहेंगी वैसे वैसे मैं उसको बढ़िया तरीके से आपको इलेबोरेट करता रहूंगा। हमें पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आ गई। पार्लियामेंट में कौन कौन बैठता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी ना हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बाद मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में अच्छी तरह बता दूंगा। बेसिकली जैसे जैसे कोई नई टर्म आएगी उसको मैं इलेबोरेट करता रहूंगा एनिमेशन के साथ साथ। तो आइए डिस्कस करते हैं, डिफरेंस में डिस्कस करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन बनेंगे। तो ना मैं यहाँ पर दो पिक्चर शो करता हूँ। पहले तो आप ये बताओ इनमें से लोकसभा कौन सी है और राज्यसभा कौन सी। जहाँ पर मंत्री बैठे हैं ग्रीन कारपेट के ऊपर वो होती है लोकसभा, और जहाँ पर मंत्री बैठे हैं रेड कारपेट के ऊपर वो होती है राज्यसभा। अगर रेड है तो वो होगी राज्यसभा, अगर ग्रीन है तो वो होगी लोकसभा। इसको याद रखने का तरीका, आर से राज्यसभा, आर से रेड, रेड कलर के कारपेट वाली कौन सी सभा आएगी, वो राज्यसभा आएगी, जो बची हुई ग्रीन है वो लोकसभा आएगी। पहली बात समझ आ गई। अब बात करते हैं अगली फैक्चुअल डिटेल की, इनके मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। हाँ भी लोकसभा में जितने मेंबर बैठे होंगे उनको क्या बोला जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या बोला जाता है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स। लोकसभा के मेंबर्स के इलेक्शन जब होते हैं तो वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। जो भी इंडिया में लोग 18 या 18 साल के ऊपर है, चाहे उसका जो मर्जी कलर है, चाहे उसका जो मर्जी रिलीजियन है, वो लोकसभा के मेंबर्स को वोट देके चुन सकते हैं। और इनके जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, जो लोग उनको सिलेक्ट कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। दो बातें समझ आ गई। एक तो साधारण लोग, हम जैसे लोग लोकसभा में इलेक्शन दे सकते हैं, और जो हम सिलेक्ट करते हैं मंत्री अपने, उनको क्या बोला जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा के इलेक्शंस में बनता कौन है, वो बनता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, पीएम जिसको बोलते हैं। हर लोकसभा इलेक्शंस के बाद हमारा पीएम बनता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और पीएम किसको लीड करता है, सीओएम को, मतलब कौन से लॉ मिनिस्टर, मतलब जितने भी जीते हुए एमपीज होंगे ना उनमें से एक पीएम सेलेक्ट होएगा, और जितने भी बाकी मेंबर्स बच गए पीएम के अलावा वो बन जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जिसको पीएम लीड करता है। कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बन जाता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है। ये सारे के सारे मिनिस्टर किसके अंडर काम करते हैं, पीएम के अंडर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंदर, जो किसके द्वारा सिलेक्ट होता है, लोकसभा द्वारा। लोकसभा जब भी इलेक्शन होंगे हमारा क्या बनेगा, पीएम बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको लोकसभा के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली लोग नहीं
उनको सिलेक्ट करते। वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? इन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जितने भी स्टेट के एमएलए वर्ड सुना ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए मैंने बोला है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर द्वारा वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। बस इतनी को फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है। मतलब जो पहला वाला लोकसभा है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा सिलेक्ट होते हैं, और दूसरा जो राज्यसभा है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स द्वारा, एमएलए के द्वारा, ऐसे भी बोल सकते। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है। आम लोग वोट डालते हैं, वोट में जीतने वाले एमपी बनते हैं। एमपी में से क्या बनता है? हमारा पीएम बनता है, और पीएम के नीचे क्या काम करता है? सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है। ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। और राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है इनको। ये जितनी भी फैक्चुअल डिटेल है ना, किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है। वो पहला पॉइंट समझ आ गया दोनों का। अगला पॉइंट है लोकसभा का टेन्योर के ऊपर, मतलब टाइम पीरियड कितना होगा। हाँ भी, कितने समय के लिए हमारा पीएम चूज होएगा। तो इसमें आपने याद रखना है, इट कैन डिसॉल्व बिफोर एंड आफ्टर 5 ईयर। हाँ भी सर, आपने तो बोला कि टेन्योर की बात चल रही है, टाइम पीरियड की बात चल रही है। ये नया डिसॉल्व वर्ड कहाँ से आ गया? आप सभी बताता हूँ, ध्यान से बस सुनते रहो। यहाँ पे हमें ये पता चला कि लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 साल। मतलब ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है और 5 साल के बाद भी डिसॉल्व हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल, डिसॉल्व होता क्या है? डिसॉल्व का मतलब होता है भंग होना, खत्म होना। इसको ना मैं अच्छी तरह समझाऊंगा डिसॉल्व। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड रखो। अब हम राज्यसभा की तरफ बढ़ते हैं एक बार। इट कैन नॉट डिसॉल्व बिकॉज 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर आर रिटायर्स इन एवरी 2 ईयर। ये जो राज्यसभा है ना, ऐसे याद रख लो, राज्यसभा हमेशा राज करती है, कभी खत्म नहीं होती। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके 1/3 मेंबर है ना, हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, रिटायर होते हैं। और हर एक मेंबर का टाइम पीरियड कितना है? 6 साल का है, 6 ईयर का है। बस ये थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी है। एक तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, खत्म हो सकती है बिफोर एंड आफ्टर। 5 साल से पहले भी खत्म हो सकती है, 5 साल के बाद तो खत्म होनी है हर बार। ये रूल है, हर 5 साल बाद पीएम के इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा को लीड करता है। और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि 1/3 मेंबर 2 साल में इसके रिटायर होते हैं, वो चेंज होते हैं। हर मेंबर कितने साल तक राज करता है वहां पर? 6 साल तक, 6 ईयर। अब ना हम डिसॉल्व जो वर्ड था ना, उसको समझते हैं पहले क्या होता है भाई। तो डिसॉल्व का मतलब जैसे मैंने बता दिया, खत्म होना। जो डिसॉल्व होती है ना, जो खत्म होती है, लोकसभा खत्म होती है, उनके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ऑटोमेटिक डिसॉल्व। ऑटोमेटिक डिसॉल्व मतलब 5 साल हुए, हर 5 साल बाद इलेक्शन होने है, नया पीएम बनना है, या दोबारा भी पीएम बन सकता है अगर उसको ज्यादा वोट्स पड़ी। तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व में क्या आएगा? हर 5 साल बाद भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी है, लोकसभा खत्म होएगी, नई लोकसभा बनेगी। दूसरा कारण क्या है इसका? डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी किसी भी लोकसभा को चल रही है जो उसको डिसॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अपने आप क्यों नहीं कर सकता? ये एडवाइस से करता है। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से लोकसभा को डिसॉल्व करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीओएम की एडवाइस से लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है। जो फॉर एग्जांपल मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे से ना ये गद्दी संभाली नहीं जाती, मेरे से कोई मंत्री को डील नहीं किया जा सकता, मैं बड़ा ज्यादा कमजोर हो गया, हाँ भी मेरे हाथ ही खड़े, मेरे से कुछ नहीं संभल रहा इंडिया का। तो मैं क्या करूंगा? प्रेसिडेंट को फोन करूंगा, हाँ भी राष्ट्रपति, मेरे से ना अभी ये काम नहीं हो रहा, मेरे को नहीं संभाल नहीं आ रही, ना तो मेरे नीचे वाले मंत्री मेरी बात सुन रहे हैं, ना मेरे से इंडिया संभाला जाता है। प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ भी अब क्या करे? वो बोलेगा हाँ सर आप डिसॉल्व कर दो, भंग कर दो, नए इलेक्शन करवा दो, मैं तो जा रहा हूँ। तो हमने सीखा, एक तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व में तो 5 साल बाद हो सकती है, और एक प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, किसकी एडवाइस से? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और सीओएम की एडवाइस से उसको डिसॉल्व कर देता है। लास्ट वन, बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लो जीतने के लिए चाहिए 10 वोट, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की 10 वोट आ गई वो लोकसभा में पीएम बनेगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की 10 वोट्स आ गई और बीजेपी की आ गई 1 वोट। अब इसमें से सरकार कौन बनाएगा? आम आदमी पार्टी के नेता बनाएंगे सारी सरकार। पीएम भी कौन बनेगा? आम आदमी पार्टी का बंदा ही पीएम बनेगा। अब इसमें जीतने वाली पार्टी कौन सी होगी? आम आदमी पार्टी। और हारने वाली नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ओपोजिशन पार्टी। हारने वाली भी बोल सकते हो, पर टिपिकल वर्ड्स में ओपोजिशन पार्टी बोलते हैं। ओपोजिशन पार्टी कौन सी होएगी? बीजेपी। अब ओपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी का नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक बड़ा डीपली रिलेशन है। क्या रिलेशन है? हमेशा याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आती है? हम हमेशा ओपोजिशन पार्टी लेके आती है। अब समझो इस बात को, जो आम आदमी पार्टी के 10 बंदे जीते थे, 10 बंदों को क्या बोला जाएगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 10 बंदे
बंदे किसके पास है, आम आदमी पार्टी के पास, उनके पास बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हो सकता है वो सारे के सारे 10 जो आम आदमी पार्टी के जीते हुए एमपी थे वो किसके साथ मिल जाए, बीजेपी के साथ। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, कारण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो कॉन्फिडेंस क्या होता है, जिस भी पार्टी के पास जितने ज्यादा एमपी होंगे उतना उनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतना कॉन्फिडेंस से वो सरकार बनाती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा, अब सारे के सारे एमपी किसके पास आ गए हैं, बीजेपी के पास। बीजेपी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी, जिससे जो रूलिंग पार्टी होती है, जो जीत चुकी पार्टी होती है, उसको प्रूव करना पड़ता है अभी हमारे पास जो जितने भी एमपी थे वो हमारे पास है। अगर वो प्रूव करने में फेल हो जाती है तो ये रूल है, लोकसभा को डिसोल्व होना पड़ता है। मतलब जितने अगर उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, बंदों का कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, एमपीज का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो सरकार कैसे चल पाएगी। तो 3 कारणों से हमने देखा डिसोल्व हो सकती है लोकसभा। एक तो 5 साल बाद, वो तो होनी है, एक प्रेजेंट की सलाह में, और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमेशा ओपोजिशन पार्टी लेके आती है। वो लेके तभी आती है जब उसको पता होता है मैंने जीती पार्टी के सारे बंदे अपनी तरफ कर लिए, बस सीधी सी भाषा में। आई होप अब आपको टेन्योर के बारे में पता चल गया। हाँ भी लोकसभा 5 सालों के लिए होती है और राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती, क्योंकि उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज होते हैं और हर मेंबर का टाइम पीरियड कितना है, 6 साल तक वो राज करता है। तो आगे आपने लोकसभा और राज्यसभा में एक पॉइंट नोट रखना है, जो क्या है, लोकसभा को बोला जाता है टेम्परेरी हाउस और राज्यसभा को बोला जाता है परमानेंट हाउस। हाँ, लोकसभा को टेम्परेरी हाउस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर 5 साल बाद डिसोल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा को बोला जाता है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस इसलिए बोला जाता है ये कभी भी डिसोल्व नहीं होती, क्योंकि इसकी हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उसकी जगह पर नए आते हैं। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे बोला जाता है हाँ भाई परमानेंट बॉडी किसको बोला जाता है, लोकसभा को के राज्यसभा को, ये बताना है, या टेम्परेरी बॉडी किसको बोला जाता है। तो इसका रीजन भी मैंने साथ साथ बता दिया। आगे बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, मतलब लोकसभा में कितने मिनिस्टर्स बैठ सकते हैं, कितने मंत्री बैठ सकते हैं, और राज्यसभा में कितने मंत्री बैठ सकते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550 मेंबर्स, मतलब 550 मेंबर्स लोकसभा में मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 80 बच्चों के बैठने की जगह होती है, 80 डेस्क पड़े होते हैं, तो वहां पर 80 ही बच्चे बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो ये रूल है इंडिया में। लोकसभा में कितनी मेंबर्स की स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 550। अब इसकी थोड़ी सी डिवाइडेशन भी आ सकती है, कितने रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स में होंगे, कितने रिप्रेजेंटेटिव यूटीज में से आएंगे। तो इसका आंसर है 530 रिप्रेजेंटेटिव्स तो आएंगे यहाँ पर सीधे की सीधे पूरी की पूरी इंडिया की स्टेट्स में से। और बचे हुए 20 मेंबर्स वोट के जरिए सिलेक्ट होंगे, वो कौन होंगे, यूटीज में से आएंगे, यूनियन टेरिटरीज में से आएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की समझ आ गई 550, जिसमें से 530 और 20 वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है। इधर बात करें राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, वो है 250 यहाँ पर सीट्स होती है, वहां उससे ज्यादा राज्यसभा में मेंबर हो ही नहीं सकते, रूल है। जिसमें डिवाइडेशन याद रखनी है, 238 मेंबर्स आर फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी, स्टेट्स में भी होंगे और यूटी से भी होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स। मेंबर्स बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव्स बोल दो, कोई बात नहीं। और जो 12 मेंबर है ना बचे हुए, वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली राज्यसभा में। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट जिसको भी नॉमिनेट कर देगा वो बिना इलेक्शन जीते हुए भी राज्यसभा में बैठ सकता है। अब प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं नाम बोलेगा, हाँ भी मेरा नाम बोल सकता है, हाँ भी शान सर आप बैठ जाओ राज्यसभा में, नो। जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ बेहतर किया हो, इसमें से कौन कौन सी फील्ड में से प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है मेंबर्स, वो है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। जिन्होंने आर्ट में कुछ बेहतर किया, कोई आर्टिस्ट है उसको भी कर सकता है नॉमिनेट। लिटरेचर जिन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी है अच्छी, बहुत फेमस राइटर है, उनको भी कर सकता है नॉमिनेट। साइंस में जिन्होंने अच्छा काम किया है, कोई इन्वेंशन की है, देश की तरक्की में योगदान दिया है, उसको भी नॉमिनेट कर सकता है। और सोशल सर्विस जिन्होंने कोई समाज सुधार की सर्विस की है, समाज में कोई बुराई थी उसको लोगों के सामने लेके आया, कुछ भी ऐसी सोशल सर्विस की है, तो उसको भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नॉमिनेशन कर सकता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 1 2 मतलब 12 मेंबर, और बचे हुए 238 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटी से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेडेड बाय, मतलब जो लोकसभा है उसको लीड कौन करता है। हाँ भी जैसे आप क्रिकेट को देख लो, एक कैप्टन होता है ना, वैसे ही यहाँ पर इस कैप्टन ही बोल दो, लीड कौन करता है, सुनता कौन है बातें, स्पीकर। स्पीकर जो होता है वो लोकसभा को, पूरी की पूरी लोकसभा को लीड करता है। जितने भी मंत्री बैठे होते हैं ना वहां पर, वो सभी की बातें सुनता है और प्रॉब्लम सुनता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ना आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक स्पीकर होएगा जिसमें और बहुत सारे मंत्री बैठ के अपनी अपनी बातें बता रहे होंगे, वो हम देख लेते हैं पहले, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान्य सदस्यगण,
नहीं, मैंने आपको प्रश्नकाल पे कहा था आप जाके अपनी सीट पे बैठो, मैं आपका मौका दूंगा। आप सीट पे नहीं गए। मैंने आपसे आग्रह कहा था अपनी अपनी सीटों पे जाएं, मैं आपको पर्याप्त मौका दूंगा। बोला था नहीं बोला था? अब जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, एक जो पर्सन था वो स्पीकर था। वो स्पीकर जो चुना जाता है ना, लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है। जैसे मैंने बोला ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, तो 250 मेंबर्स में ही वो वोटिंग करते हैं किसको स्पीकर बनाया जाए। जिसको वोटिंग सबसे ज्यादा होगी वो स्पीकर बन जाता है, जो लोकसभा को हेडेड करता है। अब इस वीडियो में आपने क्या देखा, एक स्पीकर बातें सुन रहा है और जितने भी मंत्री वगैरह बैठे थे वो सारी सारी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की जैसे स्पीकर होता है ना लोकसभा में, राज्यसभा में होता है चेयरमैन बोल दो उसको, वो होता है हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी करंटली वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को होगा ना, वो किसको लीड करेगा, वो करेगा राज्यसभा को लीड करेगा। चेयरमैन किसको आएगा, राज्यसभा का। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो पूरी की पूरी, जैसे स्पीकर नहीं वहां पर लोकसभा का सुन रहा था, वैसे ही यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है, जो सभी की सभी बातें सुनता है मंत्रियों की। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, राज्यसभा की वीडियो होगी जिसमें चेयरमैन कौन होएगा, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट होएगा। पहले ये वीडियो देखो। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। आई होप ये वीडियो थोड़े से देख के आपको अंदाजा होगा कि राज्यसभा में कैसे कार्रवाई चलती है और लोकसभा में कैसे कार्रवाई चलती है। उसके बाद आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट एज की। अगर मैंने लोकसभा का मेंबर बनना है तो मेरी एज कितनी होनी चाहिए, एज रिक्वायरमेंट। तो लोकसभा की है 25 ईयर और राज्यसभा की है 30 ईयर। अगर मैं 25 साल का हूँ तो मैं लोकसभा में इलेक्शन लड़ सकता हूँ और पीएम भी बन सकता हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ तो मेरी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 ईयर, 30 साल। बेटा आगे ना हम इसके लास्ट डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं, जो है पावर्स के बारे में। हाँ भी, आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कौन सी सभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है या राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसका आंसर है लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। उसका कारण मैं बताऊंगा, पहले आप ये लाइंस देख लो। लोकसभा की अगर बात करें, मोर पावरफुल देन राज्यसभा, और राज्यसभा की अगर बात करें, लेस पावरफुल देन लोकसभा। जो लोकसभा होती है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है और राज्यसभा जो होती है लोकसभा से कम पावरफुल होती है। इसके कुछ रीजंस भी है, ऐसे नहीं है लोकसभा पावरफुल ज्यादा होती है। उसके रीजंस क्या क्या है। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और मेजोरिटी के साथ लोकसभा में पास किए जाते हैं। मनी बिल आप ऐसे समझ लो याद रखने के लिए, मनी का मतलब होता है पैसे। जिसके पास पैसे सबसे ज्यादा होंगे ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल होएगा। मान लो मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे है तो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वैसे ही मनी रिलेटेड कोई भी कानून है, मनी बिल है, कोई सरकार नहीं बनी है, उन्होंने कितना बजट पास करना है, रेलवे के ऊपर कितने पैसे लगाने हैं, हेल्थ के ऊपर कितने पैसे लगाने हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितने पैसे लगाने हैं, वो सारा का सारा लोकसभा में डिसाइड होता है। इसीलिए लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है इन द मैटर ऑफ मनी बिल्स के। बस इतना समझ लो, पैसे के अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे पैसे से रिलेटेड तो वो लोकसभा में ही बनेंगे, लोकसभा में पास होगी। उसको राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ऊपर देखे ना लोकसभा जो है लोगों से बनती है, हाउस ऑफ द पीपल है। हमारा पीएम जो है इलेक्शंस के थ्रू जो मंत्री आते हैं वो लोगों द्वारा चुने होते हैं, मतलब लोगों का ट्रस्ट होता है। हाँ भी, अब जो मर्जी करो, आपके हवाले है हमारा देश। दूसरा इसका कारण है पावरफुल होने का, वो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली इन लोकसभा। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जिसको मैंने पीछे इलेबोरेट बड़ी अच्छी तरह कर दिया है, आप ऐसे समझ लो जिससे सरकार गिर जाती है, जिससे सरकार को कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है, जैसे मैंने पीछे बताया है, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता। आई होप ये सारे के सारे डिफरेंस के रूप में आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अच्छी तरह समझ आ गई है। इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ये स्ट्रक्चर कराई थी पार्लियामेंट की, हमने लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में प्रेसिडेंट का क्या रोल है वो सारी की सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट को हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के बारे में हम सारा
सारा का सारा पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया के प्रेसिडेंट का फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज कॉल्ड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। हमारी इंडिया की तीनों फोर्सेस मतलब जैसे आर्मी, हवाई सेना और जल सेना, वो तीनों का कमांडर होता है। इसने एक बार कमांड दे दी ना, हाँ भी अटैक करो, ये तीनों की तीनों क्या करती है, दुश्मन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। 2 पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए। इसके बाद अगला पॉइंट है इलेक्टेड बाय। जो ये इलेक्ट किसके द्वारा होता है, तो आपने याद रखना है कि एमपीज मतलब बोथ हाउस के एमपीज, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, ये इसको वोट देते हैं। और ऑल एमएलएस ऑफ स्टेट, जितनी भी स्टेट की इलेक्टेड एमएलएस है, इसकी सिलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो प्रेसिडेंट बनता है। अगला पॉइंट ये है इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम फॉर 5 ईयर। जैसे पीएम लोकसभा में इलेक्शंस होने के बाद पीएम बनता है ना, तो वैसे ही प्रेसिडेंट कौन सी प्रक्रिया से प्रेसिडेंट बनता है, वो आपने सिस्टम याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये आपने एज इट इज याद रखना है। प्रेसिडेंट का ये सिलेक्शंस का तरीका है। कितने साल तक प्रेसिडेंट होता है, 5 साल तक। 5 साल में दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा नया प्रेसिडेंट बनेगा। अगली बात प्रेसिडेंट से रिलेटेड, मिनिमम एज 35 ईयर। प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में 35 ईयर एज होनी चाहिए, तो बंदा प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद अगली बात है, क्या प्रेसिडेंट अगर एक बार बन गया तो उसको उसकी सीट से निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर है यस। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रूल बन गया, अगर उसकी कोई वायलेशन करता है कोई भी प्रेसिडेंट, तो उसको इम्पीचमेंट के जरिए निकाला जा सकता है। नया प्रेसिडेंट उसके बाद आता है। तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगली बात करें पावर्स की। प्रेसिडेंट के बाद बहुत सारी पावर्स होती है। पावर्स में कुछ आपने क्राइटेरिया याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले पावर की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर एंड अगली पावर है जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है रूल बनाने वाली पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है लागू करने, जो रूल बन गया उसने बना दिया उसको लोगों तक लागू करना या बताना, उसको बोलते हैं। और जुडिशियल पावर, जुडिशियल का मतलब होता है न्याय देने से रिलेटेड कौन सी पावर है उसके पास, वो डिस्कस करने जा रहे हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, गिव असेंट टू मनी बिल, मतलब वो मनी बिल को अप्रूव करता है। लोकसभा में पेश होता है, मैंने पीछे बता दिया है, मतलब वो परमिशन देता है, साइन कर देता है और मनी बिल को पास कर देता है। एक तो ये पावर है उसकी, लॉ बन गया, हाँ भी मनी से रिलेटेड जो भी बनाना है। दूसरा डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, पार्लियामेंट को खत्म भी कर सकता है। डिसॉल्व क्या होता है मैंने पीछे अच्छी तरह समझा दिया है। लेजिस्लेटिव पावर पता चल गई प्रेसिडेंट की। उसके बाद करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की क्या पावर है भाई प्रेसिडेंट के पास, वो करता है अपॉइंट पीएम, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट गवर्नर, गवर्नर को भी ये अपॉइंट करता है, अपॉइंट सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको भी ये अपॉइंट करता है, एक्सेट्रा। एग्जीक्यूटिव पावर में शामिल होता है, ये सभी को अपॉइंट करता है। अगला जुडिशियल पावर में वो क्या करता है, ये पार्डन टू एनी प्रिजनर्स, मतलब किसी भी प्रिजनर है उसको पार्डन, सजा माफ कर सकता है उसकी। मान लो किसी को 50 साल की सजा हुई है तो उसको कम करके 25 साल की कर लेता है। और मान लो किसी को फांसी की भी सजा है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है, फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। मान लो कोई एप्लीकेशन डाले, हाँ भी मेरे को फांसी की सजा मिली है तो सर आप मेरे को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, तो अगर उसका दिल करे, उसकी अगर उसको दया आ जाए उसके ऊपर, तो उसको माफ भी कर देता है, पार्डन कर देता है। पर ये रेयर केसेस में होता है, जैसे किसी ने किसी का रेप किया है, मर्डर किया है, उस समय हो सकता है वो मना भी कर दे, रिजेक्ट भी कर दे एप्लीकेशन, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद लास्ट में आपने एक बात नोट रखनी है, एक उसके पास इमरजेंसी पावर भी है। इमरजेंसी पावर मतलब वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। 3 तरह की इमरजेंसी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, जब पूरी की पूरी देश किसी क्राइसिस में हो, किसी भी समस्या हो, जैसे कोरोना आया था तो राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया, हाँ भी सभी घरों में बैठ जाओ, हमारा देश ना मुसीबत में है, आप घर पे सेफ रहो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। मान लो कोई अटैक हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, वो उसकी इमरजेंसी पावर में आता है। स्टेट
स्टेट इमरजेंसी मतलब स्टेट की सरकार अगर फेल हो जाए इस लोगों को संभालने में, प्रेजेंट रूल जिसको बोलते हैं वो लगा सकता है। प्रेजेंट रूल जैसे मैंने बताया था, पीएम और काउंसिल मिनिस्टर की सलाह से प्रेजेंट लगा देता है, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, मान लो किसी देश के पास पैसा ही नहीं है, खत्म हो गया, कंगाल हो गया, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके लोगों को बताएगा हाँ भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। तो इनमें से 2 इमरजेंसी तो इंडिया में लग चुकी है, जैसे स्टेट में किसी किसी स्टेट में लग गई बहुत सारी। कमेंट बॉक्स में बताओ आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी स्टेट में कभी स्टेट इमरजेंसी लगी है। और नेशनल इमरजेंसी भी इंडिया में लग चुकी है 3 बार, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी, और वो कभी भी लगे भी ना, अगर लग जाती है तो पूरा देश कंगाल हो जाता है, सारी सरकार फेल हो जाती है, कुछ नहीं होता, मतलब वहां पर कोई भी अटैक कर सकता, तो ये कभी ना लगे इंडिया में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रेजिग्नेशन। वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेजेंट गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेजेंट, अपने नीचे वाले जो पोस्ट है उसको अपना रेजिग्नेशन दे सकता है कभी भी। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए और आपको ये पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट भी बड़ा अच्छी तरह समझ आ गया। तो मिलते हैं किसी और कॉमन टॉपिक में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।